हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, टारगेट बैच में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा है भाग 5। ठीक है, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस क्लास में राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को मैंने कल जो कम्युनिटी के माध्यम से भी बताया था कि जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां इत्यादि हैं, ठीक है, जो कहावतें इत्यादि हैं, यदि आप लोग चाहें तो मैं प्रतिदिन इस क्लास में आपको लास्ट में 5 करा दूं, या फिर अलग से उसकी मुझे भी ये उचित लग रहा है कि अलग से मैं उसकी क्लास दे दूं, ताकि जो बच्चे इस क्लास से नहीं जुड़े हैं वो भी उसको देख लें। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो उन्हें भी वो चीज मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कब उसकी क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अलग से उसको मैं आपको दे दूंगा। साथ ही करंट अफेयर्स आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा पूरा 2023 का जो भी महत्वपूर्ण रहेगा, मतलब एग्जाम की आपके आबकारी के लिए पूरी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। भाग 5 है हमारा संघ सरकार। मतलब अब केंद्र में सरकार कैसे बनती है, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं, संसद क्या है, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है, चुनाव कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा, बजट कैसे पेश होता है, कैसे अधिनियम बनते हैं, संसद की भाषा क्या है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, फिर कैग है इत्यादि, ये सब चीजें जिसमें हम पढ़ते हैं वो आते हैं संघ सरकार के अंतर्गत। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं भाग 5 में। एक हम देखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, एक हम राष्ट्रपति देखते हैं। दूसरे हम देखते हैं, देखो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चूंकि अभी हमारे पास समय है मार्च तक का, ठीक है, मार्च लगभग 1.5-2 महीना, इसलिए 10-12 क्लास में पॉलिटी हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम मंत्री परिषद हम पढ़ते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद, इसी में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट इत्यादि सब देखते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे संसद। ठीक है, संसद के अलावा मतलब कुछ तो हम खाली अनुच्छेद देखेंगे, कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, यानी कि 2 दिन लगभग इसमें हम लेंगे संघ सरकार में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, देखो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय इसमें देखेंगे। साथ ही इसमें हम क्या देखते हैं, कैग, यानी कि जिसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। देखो राष्ट्रपति जो कि 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है, उसके अलावा देखो उपराष्ट्रपति 63 से लेकर है 70 तक का। यहाँ पर मंत्रिपरिषद देखते हैं हम 74 से, ठीक है, आगे को यहाँ पर देखेंगे जो भी 74-75 है, 74-75 है। ठीक है, संसद देखते हैं हम 80 से लेकर कहां तक, 123 तक, 124 से लेकर 147 तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, और 148 से लेकर 151 तक हम देखते हैं क्या, कैग। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो कि भारत का क्या है, सर्वे सर्वा। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का पहला नागरिक। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का पहला नागरिक। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति क्या है, भारत में सर्वोच्च है, देश में क्या है, सर्वोच्च है, संवैधानिक प्रमुख है। भारत का सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति ही है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, मतलब यदि कहें तो मतलब जो मुख्य शक्तियां हैं वो किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति क्या है, एक केवल रबड़ स्टैम्प की तरह कार्य करता है, केंद्र सरकार ने जो बोला उस कार्य को करता है। हालांकि उसकी अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पास सीमित शक्तियां ही होती हैं। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं सभी किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, तो एक मैं पिछले क्लास में देख रहा था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का बिल्कुल सही है, वो मिस्टेक जो मतलब मानवीय भूल की वजह से वो 72 आपको लिखवाया, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 76 ही उसका सही आंसर है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जिसने वहां पर 72 उसको किया है, गलती से 72 वो बता दिया होगा। ठीक है, तो उसको 76 आपको कर लीजिएगा। और इस तरह की देखो कोई छोटी मोटी गलतियां होती है ना, तो आप लोग बता दिया करिए। अच्छी बात है कि आपने उसको बताया, तो औरों का भी उससे क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। क्योंकि मैं तो स्वयं से क्लास देखता हूं नहीं दोबारा,
है ना, मैंने रिकॉर्ड किया, एडिट हल्का सा एडिट किया जहां पे काटना है और आप लोगों को उपलब्ध करा दिया। लेकिन जो पढ़ रहे हैं यदि ऐसी कोई गलती होती है तो आप लोग बता दिया करिए, ठीक है, ताकि दूसरे का भी उससे सुधार हो जाए। शुरू करेंगे हम, देखो राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या है? भारत का पहला नागरिक है। राष्ट्रपति क्या है? भारत का सर्वोच्च है, ठीक है, सर्वे सर्वा है भारत का। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है, सेनाओं का प्रमुख है। मतलब राष्ट्रपति क्या है? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारत सरकार के सारे काम, कोई भी काम भारत सरकार का हो, राष्ट्रपति के साइन से ही होगा, ठीक है। वो सब हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन उससे पहले हम राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं इनके संबंध में चर्चा करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक हमने बताया था, देखो 52 से 61 तक का, ठीक है। 62 है लेकिन 62 हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे 52, फिर हम देखेंगे देखो 53, 54 देखेंगे, ठीक है, 55 देखेंगे, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। और यहां से देखो बहुत सारे सवाल आते हैं, यहां से लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी परीक्षा में देख लो, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कहां पर नियुक्ति है, कहां पर निर्वाचन है, कहां पर शपथ है, कहां पर योग्यता है, कहां पर महाभियोग, सबको पता होगा। अनुच्छेद 61 जो है वो सबको पता होगा, लेकिन अन्य में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आपने ट्रिक ध्यान रखनी है। प, का, नी, को, का, दु, यु, द, श, म, ठीक है। ट्रिक किस तरह से, देखो ध्यान रखने आपने, पकानी को का दुयोदशम, ठीक है, पकानी को का दुयोदशम, ठीक है, पकानी को का दुयोदशम, ये इसकी ट्रिक है। यहां पर कुल 9 शब्द इसमें दिए गए, देखो पद, कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, ठीक है, दशा, शर्त, और ये हो जाएगा क्या आपका महाभियोग, ठीक है, शपथ, योग्यता, ये हो जाएगी दशा, ये है शपथ, ठीक है, दशा मतलब शर्त, शर्त, शपथ और महाभियोग। इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना। देखो पद, कार्यकाल, निर्वाचन, कोटा, ठीक है। अभी हम इसके पद, कार्यपालिका का प्रमुख, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, ठीक है, शर्त यानी कि दशा, शपथ और महाभियोग, ये इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद देखो, अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो भारत का राष्ट्रपति है, कहां से लिया गया ये पद? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है, ये पद संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति का पद। जो कि देखो अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख। एक बार अनुच्छेद देखते हैं, फिर निर्वाचन की विधि देखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया देखेंगे, सब चीज देखेंगे। एक बार अनुच्छेद देखते हैं, 52 से 61 अनुच्छेद आखिर बोलते क्या है, ठीक है। आपको समझना है चीजों को, बस समझते हुए उसको चलते रहिए, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही पढ़ना। देखो राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 क्या बोलता है? निर्वाचन, ठीक है, 54 क्या बोलता है? निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। 55 क्या बोलता है? कोटा, ठीक है। यहाँ पर जो 55 में आता है निर्वाचन मंडल, ठीक है, ये भी निर्वाचन से संबंधित है 55, तो इसको भी इसी में हम ऐड कर देते हैं, अभी समझाऊंगा बाद में। 56 देखो ये क्या बोलता है? कार्यकाल। 56 क्या बोलता है? कार्यकाल। 56 क्या बोलता है? कार्यकाल। 57 क्या बोलता है? दोबारा निर्वाचन के लिए योग्यता, दोबारा निर्वाचन हेतु योग्यता। अब गलत नहीं करना अपने एग्जाम में इसको, ठीक है, दोबारा निर्वाचन हेतु योग्यता। और 58 क्या बोलता है? योग्यता, पद के लिए योग्यता, ठीक है, पद के लिए योग्यता। 59 में क्या बोलता है? पद के लिए शर्त, शर्त या दशा, ठीक है। अनुच्छेद 60 क्या बोलता है? शपथ, राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 60 बोलता है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। तो यहां तक आपने इसको समझ लिया है एक बार, ठीक है। अभी इसको पूरा समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, तो ध्यान रखिएगा। तो देखो, अनुच्छेद जो 52 है वो बोलता है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 बोलता है कि राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रमुख होगा और समस्त कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं, भारत के जो भी कार्य हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होंगे। साथ ही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 इतना बोलता है। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन के साथ साथ इसमें निर्वाचक मंडल का भी प्रावधान है, ठीक है। निर्वाचक मंडल इसमें अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अनुच्छेद 55 को भी रहने दो। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है, देखो निर्वाचन, यहाँ पर निर्वाचक मंडल का भी प्रावधान है। अब सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को आती है कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्य कहां कहां के होंगे, या तो देखो कहां कहां के निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल और केवल, ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होंगे। कहां के, एक लोकसभा के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के ये निर्वाचित सदस्य केवल, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसमें। अब देखो, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की यदि हम चर्चा करें तो इसमें अन्य सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जिन्होंने उन्हें मनोनीत किया वही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव में आए तो जाहिर सी बात है वो उन्हें ही वोट देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मनोनीत सदस्य हैं इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, और राज्य विधान परिषद के भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। हमने केवल क्या लिखा है, राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं लिखा है ना, नहीं तो हम राज्य विधानमंडल लिखते थे। लोकसभा राज्यसभा के अलावा हम राज्य विधानमंडल लिख देते, लेकिन हमने क्या लिखा, केवल और केवल विधानसभा लिखा है। विधान परिषद इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि भारत के केवल 6 राज्यों में विधानसभा है वर्तमान में, विधान परिषद है, ठीक है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और यदि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है तो फिर उसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ ना। उसमें 6 राज्य जहां विधान परिषद है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारा देश क्या बोलता है, हमारा देश क्या है, एक गणतंत्रात्मक देश है जहां पर राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन जिसे हम चुनते हैं, मतलब जिस प्रतिनिधि को हमने चुना वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। हमने अपना प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति को चुना, इस तरह से। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, फिर उनका विधान परिषद वाला जो प्रतिनिधित्व वो समाप्त तो हो गया ना। लेकिन राष्ट्रपति तो पूरे देश का है, और क्या है, गणतंत्रात्मक है, मतलब लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है नहीं, इसलिए विधान परिषद हमने यहाँ पर नहीं डाला है, केवल और केवल विधानसभा यहाँ पर हमने डाला है, क्योंकि विधानसभा सभी राज्यों में, ठीक है। साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जहां पर पुदुचेरी आता है, अभी जम्मू कश्मीर में हालांकि चुनाव हुए नहीं, जम्मू कश्मीर आता है, पुदुचेरी आता है, और तीसरा कौन सा है, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो इनके भी इसमें भाग लेंगे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए नहीं है, हालांकि दिल्ली और पुदुचेरी के अभी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसमें 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें दिल्ली है, और जिसमें पुदुचेरी है, ठीक है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि इसमें न तो मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं, क्यों, क्योंकि मनोनीत सदस्य स्वयं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, भले ही वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन, हालांकि अब नहीं है, एंग्लो इंडियन जो है वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा वो समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है,
तो वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है कितने, देखो 543, 543 लोकसभा में, और राज्यसभा की कितनी है 245। लेकिन इसमें 12 मनोनीत हो गए तो बचे कितने, 233। यानी कि 543 ये हिस्सा लेंगे, 233 ये हिस्सा लेंगे, साथ ही विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 54 क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन में इसमें निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित, केवल और केवल निर्वाचित। बस एक चीज ध्यान रख लो, इसको आपने याद कैसे रखना है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है इसलिए वो शामिल नहीं है, और दूसरा जो मनोनीत होते हैं उन्हें राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं इसलिए वो शामिल नहीं होते हैं। बाकी सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं, भले ही वो राज्य विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, सब इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल आपको समझ में आ गया कौन कौन। बाकी देखो निर्वाचन होता कैसे है, इसको मैं मिटा दूं तो आप लोग निर्वाचन, ये जो 55 हमने लिखा है कोटा, ठीक है, कोटा तो बहुमत, आप सभी को पता है बहुमत होना जरूरी है, 50+1 वाला जो है बहुमत होना जरूरी है। ठीक है, उसको आपने इस तरह से नहीं समझना। बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। देखो निर्वाचन आपको समझ में आ गया ना, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राज्य विधानसभाएं सभी आ गई। ठीक है, देखो कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा। विधान परिषद लेगा नहीं, क्योंकि केवल क्या है 6 राज्यों में, इसलिए भाग नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल कितने निर्वाचित, यहाँ पर कितने देखो, यहाँ लोकसभा में जाएंगे 543 और राज्यसभा में जाएंगे 233। अभी इतने ही सदस्य यहाँ पर, बाकी राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। अब चुनाव होता कैसे है राष्ट्रपति का, ये हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, चुनाव कैसे होता है ये हम देखते हैं। अब इसका निर्वाचन देखो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। बहुत ही भयानक शब्द आ गया, एकल संक्रमणीय। ठीक है, दूसरा शब्द क्या, आनुपातिक पद्धति। अब कैसे समझेंगे इसको, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, देखो शॉर्टकट में समझिए, राष्ट्रपति के लिए जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं प्रत्येक उम्मीदवार को वोट क्या है देना पड़ता है। ठीक है, जितने भी, माना 4 उम्मीदवार खड़े हुए, इस तरह से समझो, माना 4 उम्मीदवार खड़े हुए, तो जो भी वोट देगा इन चारों को वरीयता के आधार पर देगा। पहले में नंबर में किसको दे रहा है, दूसरे में किसको दे रहा है, तीसरे में किसको दे रहा है, चौथे में किसको दे रहा है। ठीक है, मतलब वरीयता के आधार पर देगा। इसको माना इसने पहले वाले को दिया, दूसरे वाले को दिया, तीसरे, सबको ये देगा वरीयता के आधार पर कि पहले नंबर पर उसकी चॉइस क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है। हर किसी को क्या देगा, ये वोट देगा। जो भी इसमें वोट देने वाले हैं, जो भी सांसद हैं या फिर एमएलए हैं, जो भी वोट देंगे वो हर उस उम्मीदवार को देंगे जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। वरीयता रखेंगे, लेकिन पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। यदि 2 ही होते तो पहले पे ये, दूसरे पे ये। यदि 5 होते तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो वरीयता के आधार पर वोट देंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, एकल संक्रमणीय। ठीक है, आनुपातिक पद्धति क्या होती है, इसमें प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य, एमएलए लिखता हूं, ठीक है, शॉर्टकट में एमएलए के मत का मूल्य, एमएलए के मत का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटे कुल एमएलए, जितने एमएलए हैं, गुणा 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल एमएलए गुणा 1/1000। मतलब ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देना आपने कुल एमएलए से, ठीक है, गुणा 1/1000, इस तरह से आपने इसको निकालना, तो एक एमएलए के मत का मूल्य आपका निकल आएगा। तो इस प्रकार हर राज्य में पॉपुलेशन के हिसाब से और वहां पर जितने भी एमएलए हैं उसके हिसाब से अलग अलग मत का मूल्य होता है ना।
तो ये आपको देखो ग्रुप सी में इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाता है। ग्रुप सी के लिए आपके जो महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद आपके महत्वपूर्ण है सारे के सारे। अनुच्छेदों में से आपसे सीधा डायरेक्ट सवाल बनता है, ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं किस तरह से निर्वाचन, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको इतने ज्यादा मतलब केवल इतना आपने सूत्र थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं आपकी, क्योंकि इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारे नियुक्त होते कैसे हैं, लेकिन ज्यादा इसको डीपली लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएलए के मत का मूल्य कितना हो जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे कुल एमएलए की संख्या गुणा 1/1000। यदि चर्चा करें एक एमपी के मत का मूल्य, एक एमपी के मत का मूल्य, ठीक है, कितना होगा एक एमपी के मत का मूल्य, ये हो जाएगा देखो कुल एमएलए के मतों का मूल्य, कुल एमएलए के मतों का मूल्य, ठीक है, मतों का मूल्य बटे कुल एमएलए के मतों का मूल्य बटे कितना हो जाएगा, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, कुल निर्वाचित सांसद। अब सांसद निर्वाचित कितने, देखो अभी हमने देखा था 543 प्लस 233, ये निर्वाचित थे ना। टोटल कितने हो गए देखो 336437527 वर्तमान में भारत में कुल 776 क्या होते हैं, सांसद निर्वाचित होते हैं। अब कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, कुल निर्वाचित सांसद। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल निर्वाचित सांसद कितने हैं हमारे 776। तो कुल एमएलए के मतों का मूल्य बटे 776 हम कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक एमपी के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो एक एमएलए के मत का मूल्य और एक सांसद के मत का मूल्य लगभग 11 साढ़े 11 लाख मत टोटल ये निकलते हैं। ठीक है, लगभग इतना वोट टोटल पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि 3-4 लाख वोट पड़े हैं या 5-6 लाख वोट पड़े हैं, इस तरह से तो ज्यादा नहीं होते हैं। मत का मूल्य हर राज्य का अलग अलग हो सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ी देखो यूपी है, यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है तो वहां पर 403 विधायक हैं। उत्तराखंड राज्य यहाँ पर 1.5 करोड़ जनसंख्या तो यहाँ पर 70 विधायक हैं। तो उस तरह से हर राज्य में अलग अलग मत निकलेगा। ठीक है, और फिर जो टोटल जितने जो ये हैं विधायक हैं इनके मत का मूल्य आएगा, उसको यदि कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दे देंगे। अब हर राज्य का जोड़ेंगे ना, देखो टोटल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जब हम जोड़ेंगे तो वो जो एमएलए यानी कि जो विधायकों के मतों का मूल्य होगा सारे राज्यों का जोड़कर, उसके पश्चात जो सांसदों की संख्या है निर्वाचित, हमने क्या बोला था, निर्वाचित सांसद ही इसमें केवल हिस्सा लेते हैं। ठीक, जो निर्वाचित सांसदों की संख्या है उससे भाग देने पर क्या निकल जाएगा, एक एमपी के मत का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, एक एमपी के मत का मूल्य उससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उस प्रकार उसको गुणा करके फिर सारे एमपी के मतों का मूल्य हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये आप लोग समझ गए, मतलब ये आपके मेंस की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल का प्रावधान है किस में है और किस पद्धति में होता है। देखो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति में होता है। ठीक है, तो ये 2 अनुच्छेद आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं। बाकी 52 में आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति का पद, 53 में आपको बता चुका हूँ कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 54 में निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल इत्यादि सब 54 और 55 में। ठीक है, 55 में है निर्वाचन की विधि। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें जब मतगणना होती है ना तो दूसरे चरण की मतगणना भी हो सकती है। यदि पहले चरण में राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि पहले चरण में कोई परिणाम नहीं आया तो दूसरे चरण की मतगणना भी हो सकती है। उसमें क्या होता है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट वाला व्यक्ति है, इसके सारे वोट ऊपर जुड़ जाते हैं, वरीयता के आधार पर ऊपर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, पहले वाले को जितने पड़े थे वहां उतने जुड़ जाएंगे, दूसरे वाले को जितने पड़े थे वहां उतने जुड़ जाएंगे। यदि 3-4 उम्मीदवार हों, यदि 2 ही उम्मीदवार होते हैं तब उतनी आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है, लेकिन यदि 3-4 उम्मीदवार हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो दूसरे चरण की मतगणना भी होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही मैंने ये बोला अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हमने विधायक चुना, हमने सांसद चुना, और वो किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को, जो होती है अप्रत्यक्ष विधि निर्वाचन की। ठीक है, हमारा देश क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, जहां पर जनता स्वयं प्रतिनिधि को चुनती है, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है।
और गणतंत्रात्मक क्या होता है, जहां का जो राष्ट्रीय प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रपति है, ठीक है, जो राष्ट्र का प्रमुख है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, गणतंत्र। कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है, 26 जनवरी है, कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो कई सारे लोगों को ये लगता है गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ इसलिए हम मनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली थी। और जैसे ही शपथ ली, हमारा राष्ट्र वो क्या हो गए, मतलब निर्वाचित हो गए ना वो। जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, यानी कि वो निर्वाचित व्यक्ति थे, और निर्वाचित थे तो क्या हो गए, हम गणतंत्र हो गए। उससे पहले क्या था, यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली थी, मतलब प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, लेकिन शासन अप्रत्यक्ष रूप से कौन चला रहा था, एलिजाबेथ, ठीक है, जो महारानी थी ब्रिटेन की, वो शासन को चला रही थी। तो जैसे ही हमारे राष्ट्रपति ने शपथ ली, फिर क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है हमने देखा, अब अप्रत्यक्ष मतदान से उनका निर्वाचन हुआ है, यानी कि अब क्या हो गया, हम गणतंत्र हो गए, यानी कि जनता के द्वारा उनको चुना गया है, ठीक है, जनता के द्वारा जैसे उन्हें चुना गया, हम क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। यदि राजा होते, राजा महाराजा वाला सीन होता, जनता नहीं चुनती, तब क्या होते हम, राजतंत्र होते। जैसे ब्रिटेन है तो लोकतंत्रात्मक तो है, लेकिन वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, ठीक है। जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राजा। प्रमुख कौन होता है, राजा, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या होता है, चुनाव होता है। राजा जो है, राजा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और प्रधानमंत्री चुनाव, निर्वाचन होता है, निर्वाचन के जरिए चुना जाता है। फर्क है ना दोनों में। वो क्या है, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है, और हम क्या है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हैं। फर्क आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो 55 तक हम देख चुके हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। 56 हम देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल कुछ नहीं, देखो 5 वर्ष का कार्यकाल है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, 5 वर्ष का। यदि कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति की, चलो वो हम अनुच्छेद 62 देखेंगे, राष्ट्रपति पद की रिक्तता, यहाँ पर हम उसको चर्चा नहीं करते हैं, 62 में देखेंगे, वहां पर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, दोबारा निर्वाचन, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनता है तो वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए संविधान में कई बार लड़ सकता है। यदि कोई 35 साल में राष्ट्रपति बन जाए तो वो 10 बार भी चुनाव लड़ सकता है, जब तक जिए तब तक लड़े, है ना। तो भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, 1 बार लड़ेगा, तो मतलब दोबारा निर्वाचन कर सकते, दोबारा निर्वाचित वो हो सकता है, उसके लिए योग्यता, दोबारा निर्वाचन का जो प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 57 में। तो ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के लिए दोबारा निर्वाचन, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनता है, देखो कार्यकाल 56 में, 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यता। अब योग्यताएं क्या होती है, देखो भारत का नागरिक होगा, सबसे पहले योग्यता तो क्या हो जाएगी, भारत का नागरिक होगा, ठीक है, भारत का नागरिक होगा। 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, इसकी आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता ये रखता हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। साथ ही इसके देखो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक। इसका मतलब क्या होता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब संसद में जो सदस्य हैं, ठीक है, संसद में यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो सदस्य हैं, उनमें से 50 व्यक्ति ऐसे हों जो राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव लें, ठीक है, कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति क्या है, इसको ये चुनाव में उठेगा, ये चुनाव लड़ेगा, अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या उठेगा चुनाव में। इस ये 50 ऐसे प्रस्ताव तैयार करके ले जाएं और 50 उसका अनुमोदन करें, ठीक है, यानी कि कुल 100 सदस्य, देखो 50 प्रस्ताव तैयार करेंगे और 50 उसमें उसका अनुमोदन भी करेंगे कि हाँ हम भी सहमति देते हैं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। वरना क्या होगा, कोई भी, मैं भी चला जाऊंगा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने, आप भी जा सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वही चुनाव लड़ सकता है ना। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो 35 वर्ष योग्यता, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। दूसरा प्रश्न बनेगा, भारत का नागरिक हो, प्रश्न छोड़ा भी, भारत का नागरिक हो, योग्यताएं जो है 35 वर्ष आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, साथ ही 50 उसके प्रस्तावक होने चाहिए, 50 उसके अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही देखो 15,000 रुपए उस सिक्योरिटी के तौर पर कहां जमा करेगा,
15,000 रुपए कहाँ जमा करेगा वो? आरबीआई में, जिसे बोलते हैं ना जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के तौर पर, यानी कि जमानत के रूप में 15,000 रुपए वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा। यदि उसे कुल मतों का, कुल मत मतलब जितने टोटल ये मतों का योग निकलेगा, कुल मतों का 1/6वां भाग, 1/6वां हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, यानी कि 1/6वां वोट उसको नहीं पड़ते हैं, कुल मतों का छठा हिस्सा वोट उसको नहीं पड़ता, तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी, यानी कि धनराशि क्या हो जाएगी? जब्त मानी जाएगी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं, जैसे विधायक इत्यादि कोई चुनाव लड़ता है या फिर ग्राम प्रधान में कोई चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो 1/6 वोट पड़ना अनिवार्य होता है। यदि 1/6 वोट नहीं पड़ता है तो जो जमानत राशि होती है, हर किसी चुनाव में जमानत राशि ली जाती है और वो जब्त हो जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है। यदि उसको 1/6वां वोट नहीं मिलते हैं तो फिर जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ठीक है, तो ये योग्यता हो गई। शर्त या दशा क्या है? देखो, इन्हें लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं उतनी। ठीक है, देखो आप केवल पढ़ने की दृष्टि, ग्रुप सी की दृष्टि से इसको पढ़ो। आप लोग यदि किसी को बाद में मेंस देना है तो उसको आपको डीपली तो फिर अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको देखो केवल ग्रुप सी आप देख रहे हैं तो इसी तरह से आप इसका नोट्स बनाओ। 52, केवल इस ट्रिक को ध्यान रखो बस, पकानी को का द्वयोदशम। ठीक है, 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, इसको रट्टा मार लो भले इस ट्रिक को, पकानी को का द्वयोदशम। ठीक है, 9 शब्द देखो, पकानी को का द्वयोदशम। 52 से 61 आपने ध्यान रखना है, 52 से शुरू होता है, 61 पर समाप्त हो जाता है। पकानी को का द्वयोदशम, इस तरह से ध्यान रखो, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बाकी देखो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कार्यकाल कितना होता है, चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और या फिर दोबारा निर्वाचन के लिए प्रावधान किस में है? ठीक है, 57 में, 58 में क्या है? योग्यता, योग्यता से संबंधित कौन सा 58 अभी आया था, किस में आया था ये प्रश्न? शायद समीक्षा अधिकारी के प्री में ये प्रश्न बना था। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में। अब जिसको ये ट्रिक पता होगी या जिसने इस तरह से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो रट्टा मार के क्या होगा भाई, तुम कितना ही रट्टा मार लो, ये 9 अनुच्छेद कभी याद नहीं होते हैं। ये 9 अनुच्छेद आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, आप 1-2 बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन बार बार रिवीजन इतना होता नहीं है ना, रिवीजन जब तक नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको फिर इतना कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक याद रखो तो ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो 58 है वो योग्यता की बात करता है, अनुच्छेद 59 क्या बोलता है? शर्त। शर्त क्या है? देखो, ऐसा व्यक्ति जो पागल या दिवालिया है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, दूसरा देखो, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई जैसे सरकारी नौकरी वाला है या फिर ये सब लाभ के पद जो होते हैं इन पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उम्मीदवार है, अभी यहाँ पर उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, पद के लिए शर्तें है ना, ये पद के लिए शर्तें, तो पद के लिए शर्तें क्या क्या? देखो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, या तीसरा देखो, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। लेकिन यदि सदस्य होता भी है, यदि सदस्य होता भी है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन, यदि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो उसके पश्चात वहां की सदस्यता त्याग सकता है। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति के पद में निर्वाचित होता तो वहां की सदस्यता वो त्याग देगा, तो लाभ का पद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 60वां क्या है? शपथ है, राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में। और अनुच्छेद 61 जो आता है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको समझाता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 61 है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो महाभियोग के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, महाभियोग लिया कहां से गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका से। देखो, दो अलग अलग चीजें, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, दोनों आपने समझना है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया हम इसको कहेंगे। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है महाभियोग को। तो इसके लिए क्या जरूरी है? महाभियोग
किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, शुरू हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है, जिस सदन में शुरू होगा यहाँ के पहले 1/4 क्या होंगे, इसका प्रस्ताव तैयार करेंगे, ठीक है, प्रस्ताव तैयार होगा, 1/4 सदस्य प्रस्ताव तैयार करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात ये जब प्रस्ताव देंगे, सदन में लाएंगे इस प्रस्ताव को 1/4 सदस्य, उस सदन की, माना सदन में देखो माना 550 सदस्य हैं, तो 550 में से 1/4 इसका प्रस्ताव तैयार करके कहाँ लाएंगे, सदन में लाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात उस प्रस्ताव को उस सदन में पेश किया जाएगा। पेश कौन करता है उस सदन का, जो सभापति होगा या फिर अध्यक्ष होगा, ठीक है। फिर उस सदन से वो पारित होगा, ठीक है, उस सदन से वो पारित होगा। पारित कितने बहुमत से होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है। उसके पश्चात इसको कहां भेजा जाएगा, दूसरे सदन में। माना ये किसी एक सदन में आया, यहाँ पर 1/4 ने प्रस्ताव तैयार किया, प्रस्ताव रखा सदन में, सदन से पारित हो गया, तो उसके पश्चात राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा, 14 दिन का समय दिया जाएगा, और इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे सदन में यदि चाहे तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं अपना पक्ष। यदि दूसरे सदन में राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा और दूसरे सदन में ऐसा लगा कि राष्ट्रपति, ठीक है, मतलब उन्होंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है, तो क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि दूसरा सदन भी इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, पारित कर देता है, होने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी लाई जा सकती है। देखो, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी लाई जा सकती है, मतलब किसी भी सदन में लाई जा सकती है, ठीक है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, जिस सदन में लाई जाएगी, माना राज्यसभा में लाई जाती है, तो पहले यहाँ 1/4 जो सदस्य हैं, इसके कुल सदस्य संख्या का 1/4 क्या करेंगे, इसका प्रस्ताव देंगे, ठीक है। प्रस्ताव के पश्चात इसको 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है, पारित होगा। पारित होने के पश्चात देखो यहां भेजा जाएगा लोकसभा में, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन का समय भी दिया जाएगा, 14 दिन पूर्व में सूचना भी दी जाएगी कि आप अपना पक्ष यहाँ रखिए। यदि राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है। और पक्ष रखने के पश्चात ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति वाकई में सही कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये पारित नहीं होगा। यदि यहाँ से भी पारित हो गया 2/3 बहुमत से, ठीक है, यदि यहाँ से भी पारित हो गया 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति को फिर अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। देखो, किसी भी सदन में लाया गया, किसी भी सदन में लाया गया, जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही आए, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में ही आए, किसी भी सदन में लाया गया, 1/4 उसका प्रस्ताव लेके आएंगे, ठीक है। फिर 2/3 बहुमत से पारित होगा उसी सदन में जहां पर ये प्रस्ताव लाया गया है। उसके पश्चात उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा, लेकिन इस मध्य में एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में जब पारित उस पर चर्चा होनी है, उस बीच में राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रस्ताव तैयार करने से पहले ही महाभियोग की प्रक्रिया के लिए उन्हें 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले क्या होगा, एक सदन से वो पारित होगा, जब एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में जाएगा, तो इस बीच में राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वो अपना पक्ष कहाँ रखेंगे, दूसरे सदन में। अब क्वेश्चन देखो, स्मार्ट क्वेश्चन कहां से बनेगा, राष्ट्रपति अपना पक्ष किस सदन में रख सकते हैं, जहां प्रस्ताव शुरू किया गया वहां तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहां से शुरू हुआ, यहां से पारित होने के पश्चात जब दूसरे में भेज रहे हैं, तब बीच में इनको समय मिल रहा ना 14 दिन का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, राष्ट्रपति अपना जो पक्ष रखेंगे उसी सदन में रख सकते हैं जहां पर उन्हें अवसर दिया गया, यानी कि जो दूसरा सदन होगा, जिस सदन से शुरू हुआ है कार्यवाही, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया, जहां पर पहले पारित हो गया है, वहां पर उनको बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरे सदन में बोलने का अवसर मिलेगा। इस तरह के प्रश्न देखो बड़े एग्जाम में, यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की या फिर
पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सदन से जब पारित हो गया और दूसरे सदन को भेजा गया, इस बीच में 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है कि वो अपना पक्ष यहाँ पर रखें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे है और महाभियोग में शामिल कौन कौन होते हैं। संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, महाभियोग में सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, भले ही वो निर्वाचित हो और भले ही वो मनोनीत हो, लेकिन राज्य विधानसभा या फिर विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, शामिल कौन कौन होंगे, देखो महाभियोग में केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, अब प्रश्न बन सकता है महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। जबकि निर्वाचन में कौन कौन होते हैं, निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे थे। जबकि जो महाभियोग की प्रक्रिया उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रकार के सदस्य, भले ही वो निर्वाचित हो भले ही वो मनोनीत हो, इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई है। महाभियोग है किसमें, अनुच्छेद 61 में, जो कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा 1/4 जो उसके सदस्य हैं वो उसका प्रस्ताव लाएंगे, उसके पश्चात उसी सदन में उसको 2/3 बहुमत से पारित होना है। पारित होने के पश्चात वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा। जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा वहां पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, यदि पक्ष रखने के पश्चात लगता है दूसरे सदन को कि राष्ट्रपति निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने वाकई में गलत कार्य किया है, ठीक है, अब कौन कौन से कार्य वो होते हैं जहां पर महाभियोग लाया जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसके पश्चात क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें भाग कौन लेते हैं, देखो केवल लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। हमने तो पढ़ा ही नहीं, 2 ही सदन की चर्चा हो रही ना, ये तो सिंपल है। केवल लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा हो रही ना, हमने ये थोड़ा ना बोला कि राज्य विधानसभा में जाएगा वहां से पारित होगा, ऐसा नहीं बोला ना। तो केवल लोकसभा में पारित होगा और केवल राज्यसभा में पारित होगा 2/3 बहुमत से। ठीक है, और जहां से शुरू होगा वहां पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष कहां रखेंगे, जहां से शुरू होगा दूसरे में जाएगा, जो दूसरा सदन होगा वहां पर अपना पक्ष राष्ट्रपति रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं आपको फिर से इन अनुच्छेद को एक झटके में समझा देता हूँ, फिर हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 62 है उसके बारे में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, महाभियोग लाया क्यों जाता है या कब लाया जाएगा। एक, ये तो राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करें, मतलब राष्ट्रपति संविधान से ऊपर जाकर कोई कार्य कर दें। ठीक है, संविधान से इतर कोई कार्य कर दें, जो संविधान में व्यवस्था ही नहीं है उससे बाहर जाकर कोई कार्य यदि राष्ट्रपति करते हैं तब महाभियोग लाया जा सकता है। दूसरा क्यों लाया जा सकता है, देखो महाभियोग, दूसरा कारण ये है यदि राष्ट्रपति किसी शत्रु देश का साथ दे रहे हैं उसके प्रभाव में। ठीक है, तो तीसरा महाभियोग क्यों लाया जाता है, यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने से इनकार कर दें। ठीक है, तो ऐसी 3 परिस्थितियां जब महाभियोग लाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संविधान का अतिक्रमण, मंत्रिमंडल की सलाह न मानना और तीसरा क्या हो जाएगा, शत्रु राष्ट्र का साथ देना। ठीक है, इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, देखो इसको एक बार समझते हैं। पकानिको का द्वयोदशम पद है 52 में, अनुच्छेद 52 में पद है। ठीक है, ऑफ मतलब पद, यानी कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में देखो कार्यपालिका का प्रमुख। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, सभी जो कार्य हैं भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे, साथ ही राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, निर्वाचक मंडल क्या क्या होगा, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन कैसे होगा, अनुच्छेद 55 में। ठीक है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर इसमें निर्वाचन होता है, साथ ही क्या कहते हैं दोहरे चरण की मतगणना इसमें होती है। ठीक है, दोहरे चरण की मतगणना मैंने आपको बताया था। और साथ ही इसमें क्या क्या होता है, जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन, कई बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता, योग्यता मैं आपको बता चुका था। अनुच्छेद 59 में क्या है, दशा या फिर शर्त,
ठीक है, दशा या फिर शर्त। शर्त क्या थी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 60 में शपथ, कई बार ये प्रश्न बना हुआ है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में इतने अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 62 है, अब एक राष्ट्रपति के ही बारे में एक और है, अनुच्छेद 62। ये क्या बोलता है ये वाला अनुच्छेद? पद की रिक्तता। क्या बोलता है? पद की रिक्तता। पद की रिक्तता, रिक्तता। ठीक है, अब पद रिक्त किन परिस्थितियों में हो सकता है राष्ट्रपति का? ऐसी कुल 5 परिस्थितियां जहां पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। एक तो कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? देखो, महाभियोग, महाभियोग पास हो जाए। हालांकि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया नहीं गया। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दे। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की। या फिर पांचवा क्या हो जाएगा? अवैध निर्वाचन। ठीक है, अवैध निर्वाचन, जो निर्वाचन हुआ था वो अवैध घोषित हो जाए। तो इन परिस्थितियों में क्या होती है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो जाती है। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो देखो, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, तो राष्ट्रपति के पद यदि रिक्त होता है तो इसके इस अवधि में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सीजीआई क्या करते हैं? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होती है इनमें से किसी भी कारणवश, या कार्यकाल पूर्ण हो जाए, महाभियोग हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, मृत्यु, अवैध निर्वाचन हो जाए, तो उपराष्ट्रपति या फिर सीजीआई, यदि उपराष्ट्रपति हैं तो वही करेंगे। ठीक है, निर्वहन करेंगे। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब सीजीआई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पद की रिक्तता, अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? पद की रिक्तता। पद रिक्त हो जाएगा, कार्यकाल पूर्ण हो जाए, महाभियोग लग जाए, त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या फिर निर्वाचन अवैध हो जाए, तो किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो जाना चाहिए? 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माना राष्ट्रपति 2 साल तक रहे, यहां पर इनकी मृत्यु होगी तो अगले 3 साल उपराष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केवल 6 महीने तक ही रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर कहीं किसी भी रूप में हो, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हालत में चुनाव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि माना राष्ट्रपति 3 साल या फिर 4 साल में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके बदले उपराष्ट्रपति 1 साल रह लेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है। केवल 6 महीने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद 62 है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसे कुछ राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, जैसे एम हिदायतुल्लाह है, वीवी गिरी हैं, साथ ही बीडी जत्ती हैं। एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं, एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीजीआई भी रहे, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी रहे, प्लस कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, तो आज जो आपका होमवर्क मैं आपको दूंगा, आपका होमवर्क है अपने सारे भारत के राष्ट्रपति जितने भी आज तक रहे हैं, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, ठीक है, वर्तमान में कौन है, और साथ ही इनके समय में जो कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे वीटो पावर किसने प्रयोग में लाई थी, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। ये सब फैक्ट आपने तैयार स्वयं से करना है। ठीक है, ये फैक्ट अब मैं आपको नहीं कराऊंगा, मेरा काम है आपको देखो पॉलिटी में ये चीजें समझाना। अब जो चीजें रट्टा मारनी है आप रट्टा स्वयं से मारिए, आपको सारी किताबों में ये फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप ल्यूसेंट उठाइए, आप किसी भी किताब जो आपके पास सामान्य ज्ञान की किताब है उसमें आपको ये फैक्ट मिल जाएंगे। तो आपने इसको पढ़ना है स्वयं से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अपने राष्ट्रपति का जो टॉपिक है क्लियर हो जाना चाहिए आज आपका, जितने राष्ट्रपति आज तक हुए हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, दोहरे चरण की मतगणना में कौन आए थे, कौन निर्विरोध चुने गए थे, ये सब फैक्ट आपने स्वयं से तैयार करने। पहले कार्यवाहक कौन बने थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं कौन राष्ट्रपति बने थे, ये सब फैक्ट आपने स्वयं से तैयार करने हैं। मेरा काम यहाँ तक आपको समझाना था, देखो मैं इसको आपको समझा चुका हूँ। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी क्षेत्राधिकार होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 71 ऐसा बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है या उसके संबंध में कोई भी चीजें सामने आती हैं
तो उसका क्षेत्राधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ही उससे संबंधित मामला सुना जा सकता है। तो आर्टिकल 71 ये प्रावधान करता है। अब हम चर्चा करते हैं, देखो राष्ट्रपति की शक्तियां, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ज्यादा डीप मुझे लग रहा है, ज्यादा डीप हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति में ही हमारा बहुत सारा समय निकल जाएगा इस तरह से। तो फटाफट मैं उसकी शक्तियां आपको बताता हूँ, क्या क्या शक्तियां हैं, दो लाइन में, ठीक है, केवल समझाने की दृष्टि से, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में कंप्लीट हो जाए। ज्यादा समय, ठीक है, हमने इनमें लेना नहीं है। जो समझाने वाली चीजें मैं समझाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में दूंगा, किताब आपके पास, आपने उसमें तैयार उसको करना है, ठीक है। ज्यादा चीजें हम नहीं देखेंगे, देखो संसद अभी हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है केवल वही चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा समय है नहीं। अनुच्छेद मैं आपको बाद में बता दूंगा। मंत्रिपरिषद में आपको इसमें समझाऊंगा, उपराष्ट्रपति, साथ देखो उच्चतम न्यायालय के भी कुछ कुछ एक आध अनुच्छेद में आपको बाद में करा दूंगा। लास्ट में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हम सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा डीपली हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आबकारी के लिए मैं आपको क्लासेस पूरी करा दूं टारगेट बैच में, उसके पश्चात आपको डीपली पॉलिटी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पढ़ने वाले, जिन्होंने आगे तैयारी करनी, लंबी तैयारी करनी, तो आपको पुनः बाद में मैं करा दूंगा। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य यही है कि आपके आबकारी जो टारगेट बैच है उसमें आपको आबकारी के लिए मैं पूरा सिलेबस के कवर करा सकूं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पद की रिक्तता 5 परिस्थितियों में हो सकती है, इनमें से किसी भी परिस्थिति में पद की रिक्तता हो तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति, या यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं तो सीजीआई यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा समय नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो पकानी कोका द्वयोदशम, ये 9 अनुच्छेद आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इसको समझाऊंगा आपको, देखो आसानी से आपने इसको समझना, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसमें एक आपातकाल महत्वपूर्ण है, आपातकाल, लेकिन अलग अध्याय, अलग भाग भी है। भाग 18 आपातकाल है, तो वहां पर उसको हम देखेंगे भाग 18 में बेहतर ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां सबसे पहले आती है, देखो कार्यकारी शक्ति, फिर आ जाएगी विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी होगा, ठीक है, विधायी। तीसरी हो जाएगी न्यायिक शक्ति, चौथी हो जाएगी सैन्य शक्ति, ठीक है, पांचवी हो जाएगी जो क्षमादान की शक्ति, ठीक है, अगली हो जाएगी वीटो पावर जो है, ठीक है, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन हो जाएगी, ठीक है। एक आ जाएगी विवेकाधीन शक्ति, ये कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। विवेकाधीन शक्ति हो जाएगी आपातकालीन, और राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राजनैतिक, ठीक है, राजनीतिक शक्ति। ये सब आपने ध्यान रखना। देखो कार्यकारी शक्ति में क्या होता है, राष्ट्रपति एक तो भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका के समस्त काम क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होते हैं, ये आप लोगों में बता चुका हूं। साथ ही राष्ट्रपति भारत के जो कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं, उनकी नियुक्ति भी करते हैं, जैसे महान्यायवादी है, कैग है, ठीक है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति, ठीक है, और साथ ही देखो महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति, एसटी एससी ओबीसी इसके लिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति, आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको टफ तो होगा नहीं कुछ। दूसरा आता है देखो विधायी शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति। कोई भी कानून है राष्ट्रपति के नाम से बनेगा, कोई भी कानून क्या है, राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो अधिनियम बनता है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद में कौन कौन आते हैं, देखो भारत में संसद है, संसद में कौन कौन आते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, और तीसरे कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और जब तक कोई भी ये दोनों कोई चीज पास कर दें और जब तक राष्ट्रपति उसको साइन न करें वो अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। वो चीज क्या है, अधूरी है।
यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के संसद की कोई भी कार्यवाही क्या है, अवैध है, वैध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधायी शक्ति ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो इसमें अभिभाषण, विशेष अभिभाषण जो होता है, साथ ही देखो सत्रावसान, ये सब चीजें किसमें आती हैं, या फिर 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सब क्या है, विधायी शक्ति है। ठीक है, ये सब क्या है, विधायी शक्ति है। फिर लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे वो सब क्या है, विधायी शक्ति है। ठीक है, तीसरा देखो न्यायिक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। साथ ही राष्ट्रपति देखो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे न्यायिक शक्ति। ठीक है, ऐसे आपने बस इतना शॉर्ट में आप इसको लिख लो, ये इनकी शक्तियां हैं। बस बाकी यहाँ से जो अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद को हम बाद में बता देंगे आपको, सारे अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है। एक क्लास मैंने आपको बताया, सारे अनुच्छेद में टाइप करके आपको करवा दूंगा। ठीक है, या टाइप करके नहीं भी, जो बुक है उसमें से जो महत्वपूर्ण है उनको मैं आपको अंडरलाइन करके करवा दूंगा किसी भी तरीके से। तो आपने ध्यान रखना है। सैन्य शक्ति देखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होती है क्षमा, ठीक है, एक होती है क्षमा, दूसरी होती है लघुकरण, तीसरी होती है परिहार, ठीक है, तीसरी होती है परिहार, अगली होती है विराम, ठीक है, परिहार विराम, और लास्ट होती है क्या, प्रतिलंबन। ठीक है, प्रतिलंबन। क्षमा मतलब पूर्ण क्षमा, यानी कि पूर्ण रूप से माफ। माना किसी को कोई सजा हुई है, राष्ट्रपति यदि उसको पूरा माफ कर देते तो क्या हो जाएगा, पूर्ण क्षमा। ठीक है, ये आर्टिकल 72 है। क्षमादान की शक्ति किसमें, आर्टिकल 72। ठीक है, ये सैन्य शक्ति 53 में है। ठीक है, ये न्यायिक अभी हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको बाकी जो अनुच्छेद है वो सारे मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की शक्तियां हैं। देखो, एक क्षमादान पूरी तरह किसी भी जो अपराधी है उसकी जो सजा है उसको पूरी तरह माफ कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरा देखो लघुकरण है, तीसरा परिहार है। दोनों में अंतर क्या है, लघुकरण मतलब क्या होता है, जो प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव, लेकिन ठीक है, सजा तो ऐसी रहेगी लेकिन उसकी प्रकृति बदली जाएगी। इसमें देखो प्रकृति बदलेगी लेकिन समय नहीं बदलेगा, समय एज इट इज रहेगा। ठीक है, समय क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। प्रकृति मतलब माना फांसी की सजा है तो फांसी की सजा को क्या कर देगा, वो आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, अब जेल में तुरंत मर जाओ, जेल में लंबे समय रह के मरो, बात तो वही है। ठीक है, आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा को क्या कर देगा, आजीवन कारावास में बदल देगा, या फिर 10 साल की जो कठोर कारावास है उसको 10 साल के साधारण कारावास में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे जब सजा होती है ना किसी को, तो लिखते हैं ना 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है, या फिर 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है, तो उसके स्थान पर क्या जाएगा, साधारण। भाई मस्त बैठ के 2 रोटी मारा सुबह शाम, तो उस तरह की सजा परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर क्या होगी, प्रकृति बदलेगी। तीसरा क्या होता है, परिहार। यहाँ पर देखो प्रकृति वैसी ही रहेगी, प्रकृति ऐसी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो समय है वो कम हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, समय माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति बदली, यहाँ पर प्रकृति बदली लघुकरण में, और परिहार में क्या हुआ, समय बदला। मतलब माना 10 साल के कठोर कारावास की सजा है तो उसको चेंज करके 5 साल का कठोर कारावास कर सकता है। प्रकृति नहीं, प्रकृति क्या थी, कठोर कारावास, लेकिन समय कितना था, 10 साल। 10 को क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, परिहार। परिहार में क्या, प्रकृति बदलेगी लेकिन समय नहीं बदलेगा। नहीं, प्रकृति एज इट इज रहेगी लेकिन समय बदल जाएगा। ठीक है, लघुकरण में क्या है, प्रकृति बदली लेकिन समय नहीं बदला, और परिहार में क्या है, प्रकृति तो वैसी ही रही लेकिन क्या हो जाएगा, समय बदल जाएगा। यानी कि माना कोई किसी को सजा हुई है 10 साल की, ठीक है, माना किसी को 10 साल की सजा हुई, कैसी, कठोर कारावास, तो इसको 5 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से परिहार समझ गए आप लोग। अगला है देखो विराम। विराम होता है विशेष परिस्थिति पर रोक, विशेष परिस्थिति पर सजा पर रोक, सजा पर
रोग। अब परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं देखो, हो सकता है कोई कैदी दिव्यांग हो, मतलब विकलांग हो, दिव्यांग हो, या फिर जैसे कोई गर्भवती महिला हो, ठीक है, गर्भवती महिला हो, तो विशेष परिस्थिति में उसकी सजा पर रोक कुछ समय के लिए लगाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सजा माफ हो जाएगी, माफ नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी सजा पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विराम। अगला होता है देखो प्रतिलंबन। ये होती है अस्थाई रोक। ये क्या होती है, अस्थाई रोक। अस्थाई रोग किसे बोलते हैं, माना राष्ट्रपति विदेश दौरे पर गए हैं, या राष्ट्रपति मतलब किसी कारणवश व्यस्त हैं और किसी व्यक्ति को यहाँ पर फांसी की सजा हो गई, बस लटकने ही वाला है वो 2-3 दिन बाद, ठीक है, किसी को 2-3 दिन बाद लटका देना है, फांसी की सजा होनी है, तो और उस दौरान राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं है, यदि वो अपनी दया याचिका लगाता है, ठीक है, दया याचिका लगाता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के आने तक और उनके उस मैटर को देखने तक क्या हो जाएगी, वहां पर उनकी फांसी पर क्या लग जाएगी, अस्थायी रोक लग जाएगी। केवल फांसी के मामलों में ही ये होता है, ठीक है, फांसी पर अस्थायी रोक लग जाएगी ताकि राष्ट्रपति आए, यदि चाहें तो उसको वो कम कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति विदेश यात्रा, माना राष्ट्रपति अमेरिका गए, 10 दिन बाद आएंगे और किसी को 3 दिन में यहाँ पर सजा होनी है, फांसी होनी है, तो उसको 10 दिन तक के लिए यहाँ पर अस्थायी रोक लग जाएगी, जब तक राष्ट्रपति आकर इस मैटर को देख लेने लेते, ठीक है। तो ये 5 तरह की आपने देख ली हैं। क्षमा मतलब पूर्ण रूप से क्षमा करना, लघुकरण यानी कि प्रकृति तो बदल जाएगी लेकिन समय नहीं बदलेगा, इसी तरह से ध्यान रखो, ठीक है। लघुकरण, लघुकरण मतलब समय एज इट इज रहा, प्रकृति बदल गई, प्रकृति को छोटा कर दिया। परिहार, परिहार में क्या, समय तो माइनस हो गया लेकिन प्रकृति नहीं बदली। विराम में विशेष परिस्थिति में रोक लग गई, विराम, ठीक है। और प्रतिलंबन में अस्थायी रोक लगी है, ठीक है, अस्थायी रोक लगी कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ पर बाद में फिर जैसे राष्ट्रपति आते हैं डिसीजन ले लेते हैं उसमें, तो तुरंत उसके बाद फिर सजा जो भी होना है हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 तरह की क्षमादान की शक्ति है। इसके अलावा देखो वीटो पावर है, वीटो पावर भी देख लेते हैं। वीटो पावर देखो 3 तरह की वीटो राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं भारत में। एक होती है आत्यांतिक वीटो, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है, आत्यांतिक वीटो, ठीक है। दूसरी कौन सी, निलंबनकारी वीटो, और तीसरी होती है जेबी वीटो। जेबी वीटो, इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, ठीक है, जेबी वीटो को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। आत्यंतिक वीटो क्या होता है, जब किसी राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं, पूरी तरह रद्द। माना कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया साइन करने के लिए, मैंने आपको बोला ना, माना ये लोकसभा है, राज्यसभा है, यहां से कोई विधेयक पारित हुआ, यहाँ गया, यहां से पारित होकर कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। जब तक ये साइन नहीं कर देते तब तक कोई भी विधेयक लागू नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होता है तभी विधेयक लागू माना जाता है। तो आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत क्या, राष्ट्रपति को ये शक्ति थी कि वो इसको पूरी तरह रद्द कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आत्यंतिक वीटो। दूसरा क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस, मतलब यहां से पारित होके कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, और राष्ट्रपति जी को लगता है कि इसमें कोई खामियां हैं, ठीक है, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं। केवल किस परिस्थिति में, केवल देखो धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक है सबको पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, लेकिन यदि पुनः यहां से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया तो फिर राष्ट्रपति इसमें साइन करने के लिए क्या है, मजबूर है, फिर उन्हें वापस करने की शक्ति नहीं। केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, ठीक है, केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, किसके तहत, निलंबनकारी वीटो के तहत। और तीसरा होता है देखो जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास लंबे समय के लिए रख लेंगे, ठीक है। न तो माना यहां से कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा से कोई पारित हुआ और कहां पर है, राष्ट्रपति के पास है, वो क्या करेंगे, उसको अपने पास रखे रहेंगे, न उसमें साइन कर रहे, न उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहे, न उसको रद्द कर रहे, मतलब पड़ा रहेगा टेबल पर, तो वो क्या हो जाएगा, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। ये 3 तरह की वीटो पावर है। एक आत्यंतिक वीटो, जब किसी विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं, वर्तमान में खुद ही रद्द हो गया है, ठीक है। और दूसरा निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेकिन जब दोबारा उनके पास आएगा तो दोबारा उन्हें साइन करना ही उसमें पड़ेगा। और तीसरा क्या, जेबी वीटो, जब कोई विधेयक आएगा, ठीक है, तो विधेयक आएगा तो उसको न तो वो साइन करेंगे और न ही उसको वापस भेजेंगे, अपने पास रखे रहेंगे, टेबल पर पड़ा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, जेबी वीटो, ठीक है।
विधेयक, कई सारे बच्चों को विधेयक समझ में नहीं आएगा कि विधेयक होता क्या है, ठीक है। देखो, हालांकि क्लास के लास्ट में ये समझा रहा हूं, तो अभी भी समझ आए विधेयक क्या होता है। माना किसी सदन में कोई प्रस्ताव आता है, ठीक है, किसी सदन में कोई प्रस्ताव आता है, जब ये प्रस्ताव तैयार किया, माना कोई ड्राफ्ट, कोई प्रस्ताव तैयार किया, ठीक है, ये कागज है, ये इस कागज में एक प्रस्ताव है, ये तैयार किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख रखा है, ये प्रस्ताव है, तैयार किया, इसमें कुछ सदस्यों के यहाँ पर सिग्नेचर भी होंगे, ये तैयार किया, और इसको किसको दिया जाएगा, जो संबंधित जिस सदन में इसको पेश करना है उस सदन के अध्यक्ष को, यानी लोकसभा में यदि पेश होगा तो वहां के अध्यक्ष को, राज्यसभा में यदि पेश होगा तो वहां के सभापति को, ठीक है, उनको दिया जाएगा। वो जब, अभी ये क्या है, प्रस्ताव है, जब तक ये लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति को दिया गया, क्या है, प्रस्ताव है, जैसे ही ये सदन में पेश किया जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, विधेयक, ये क्या बन जाएगा, विधेयक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, विधेयक। इस विधेयक को देखो फिर एक सदन पारित करेगा, फिर दूसरा सदन पारित करेगा, यहां से किसके पास जाएगा ये विधेयक, राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति के इसमें सिग्नेचर हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही क्या बन जाता है, एक्ट या फिर अधिनियम, ठीक है, एक्ट या अधिनियम में बन जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, 3 तरह की वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। देखो, बाकी आपातकालीन शक्तियां हम भाग 18 में देखेंगे, यहाँ पर भी पढ़ना है, वहां पर भी पढ़ना है, तो वहां पर इसको और विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है, भाग 18 में इसको देखेंगे। साथ ही देखो, विवेकाधीन शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। बाकी देखो, राजनीतिक शक्तियों में क्या है, राष्ट्रपति, जो माना भारत में किसी देश का राजदूत नियुक्त होता है या फिर भारत का किसी देश में राजदूत नियुक्त होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही होता है, राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करते हैं। साथ ही कोई भी मंत्री इत्यादि यदि विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही विदेश यात्रा पर जाते हैं। ये कुछ राजनीतिक शक्तियां जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां कुछ है नहीं। आपातकालीन हम भाग 18 में देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण थी, जैसे वीटो पावर मैंने आपको बताया, और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, ये दो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी, ठीक है, ये आपने इसको समझना है। बाकी आपका होमवर्क क्या है, अपने भारत के राष्ट्रपति जितने भी बने हैं आज तक का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक का, सारे राष्ट्रपति आपने चर्चा करने हैं, ठीक है, मतलब चर्चा क्या करने है, आपने स्वयं से उसको तैयार करना है, किसके समय पर क्या चीजें हुई है, ठीक है, कौन दलित थे, कौन वैज्ञानिक थे, कौन पहली महिला थी, कौन पहली आदिवासी महिला थी, ये सब आपने तैयार स्वयं से करना है, ठीक है। और किसी किसी का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, कौन 2 बार निर्वाचित हुए हैं, पहले कार्यवाहक कौन थे, पहले कार्यवाहक जो सीजीआई जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन दोहरे चरण की मतगणना में नियुक्त हुए थे, कौन निर्विरोध चुने गए थे, ये सब फैक्ट आपने स्वयं से ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में देखो इतना ही करते हैं। राष्ट्रपति जी हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति, साथ ही मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और उसके बाद हम देखेंगे आगे फिर राज्य के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर उस चीज को हम समझ, क्योंकि यदि हम संसदीय प्रक्रिया समझेंगे तो बहुत सारी 4-5 क्लासें हमारी केवल संसद में ही चली जाएंगी, ठीक है, तो उतना लंबा हम जा नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हम राज्य, सीधा राज्य हम देखेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे संसद के 80 है, 81 है, ठीक है, बाकी 85 है, 87, 88 अभिभाषण वगैरह जो भी है सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, 93 है, या फिर 108 से लेकर ऊपर को 120 तक का जो अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है, जहां पर धन विधेयक आता है, जहां पर वित्त विधेयक आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, या फिर जो लेखानुदान है, या फिर ये सब चीजें जो भी वहां पर आते हैं वो सब चीजें वहां पर चर्चा, उसको हम देख लेंगे। संसद की भाषा वहां पर देख लेंगे। अभी राष्ट्रपति को एक और जो शक्ति है राष्ट्रपति की, ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, वो किस में जाएगी, विधायी में, यहीं पर लिख लेते हैं। वैसे वित्तीय शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 में, ठीक है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या, अनुच्छेद 123 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार, अनुच्छेद पूछा जाता है, ठीक है, ठीक, अनुच्छेद पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, 123 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति आप लोगों ने तैयार करना है, पूरा कंप्लीट आपका होमवर्क है, और उम्मीद करता हूं आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।